नमस्कार, I'm अशोक व्यास और आज का जो कार्यक्रम है वो ऐसा है कि आपको लगेगा आपका अपना कार्यक्रम है। वैसे तो हमेशा ही होता है, लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसको लेके हम में से कई लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि कई बार समाचार जो प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके प्रस्तुत करने का ढंग ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं सूचना कहाँ है और मनोरंजन कहाँ है। ये शायद ही एक बाध्यता हो गई है समाचारों को प्रस्तुत करने की, जिसमें उनको नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने की विधा बहुत अधिक अधिक चल पड़ी है। सूचना कहाँ है, मनोरंजन मनोरंजन का दबाव क्यों समाचार प्रस्तुति पर इतना अधिक हो गया है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं हम न्यूज़ टुडे, इन्फॉर्मेशन वर्सेस एंटरटेनमेंट, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गोविंद पारिक जी, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, और डॉक्टर नितिन सारस्वत जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बात आपसे शुरू करना इसलिए प्रासंगिक लगता है कि आप मीडिया में भी रहे हैं और एक पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में आपने न जाने कितनी विज्ञप्तियां लिखकर भेजी होंगी। तो शुरुआत करते हैं वहां से, जब आप समाचार, अगर लेखन वाले समाचार की बात कर रहे हैं, तब भी आपके मन में होता है कि मैं जो बात कह रहा हूं उसको पाठक उसकी तरफ खींचता चला है। तो उसमें आप तथ्यों को कैसे प्रस्तुत करें, वो एक कला है, पर ये कला एक संतुलन की मांग करती है। उस दृष्टि से आप जो आजकल देख रहे हैं समाचारों की प्रस्तुति, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी, बहुत सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपको साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आप एक ऐसा विषय चुना है जो प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। क्योंकि सूचना और समाचार हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से देख रहा हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर या मैगज़ीन की तरफ से ले रहा हो। लेकिन हर कोई व्यक्ति, हर इंसान किसी न किसी स्वरूप में इन सूचना के माध्यमों के साथ में जुड़ा हुआ है। और सूचना के माध्यमों की तरफ जब दृष्टिपात करते हैं, तो जो बात आपने उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे वो लिखने की दृष्टि से आती हो, तब भी इतने रोचक और सनसनीखेज उसके हेडिंग्स बनाए जाते हैं, उसके शीर्षक बनाए जाते हैं, ताकि, और उद्देश्य ये रहता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव सा हेडिंग बनाया जाए। अट्रैक्टिव हेडिंग से मतलब यही है कि बहुत रोचक हो, जिसको देख करके लोग उस खबर को पढ़ने के लिए प्रेरित हों। लेकिन इस रोचकता के एक बहस में, या रोचकता की एक, जिसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा में, इसके कंपटीशन में, कई तरह के ऐसे अजीबोगरीब से भी हेडिंग्स लग जाते हैं जो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ आप टेलीविज़न के ऊपर जब देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक होड़ मची हुई है कि कैसे से ज़्यादा रोचक तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए, और उस होड़ में एक ऐसी उत्तेजनात्मक माहौल उत्पन्न कर दिया जाता है समाचार को सुनाते समय, तो दर्शकों के ऊपर जैसे वो एक बौद्धिक आतंकवाद जिसे कहते हैं, वो लगभग उस तरह का दृष्टिगोत होने लगता है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हार्टफेल बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह की उत्तेजनाएं ये बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक तरह से मीडिया का एक साइड इफेक्ट के रूप में हम देखते हैं कि जो मानसिक तनाव लोगों का बढ़ रहा है खबरें देखने के बाद, और जो उत्तेजना के क्षणों में पहुंच जाते हैं, और जिस तरह की होड़ इन सब चैनल्स के बीच में लगी हुई है। आपने देखा कई चैनल्स वो अपने रिपोर्टर्स को दौड़ करके वो अपनी खबरें सुना रहे हैं, एंकर्स। कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो साइकिल चला के चारों तरफ घूम मुझे भी करके याद आ रहा है। जी, जी। अभी तो ऐसे नए-नए प्रयोग करते हैं। कहीं वो चल रहे हैं कि वो हाथी के ऊपर बैठ कर के एंकर अपनी एंकरिंग कर रहा है। कहीं किसी जगह हम देखते हैं कि वो प्लेन के किसी कॉर्नर में बैठा हुआ कर रहा है, नाव में बैठे हुए एंकरिंग कर रहे हैं। अब सवाल-जवाब का सिलसिला कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप पैरेलल एक दूसरी एक बोट में बैठ कर के फिर सवाल-जवाब करें। और फिर उसी उत्तेजना के साथ में, जो उनका कहने का ढंग होता है, वो इतनी ज़्यादा उत्तेजना से परिपूर्ण होता है कि वो सुनने वाले के लिए बहुत मानसिक दबाव उत्पन्न कर सकता है, मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। और जी। आज के दौर में जब हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव और तनाव से प्रभावित है, इस तरह के सूचना तंत्र का मकड़जाल उसके तनाव को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण योगदान सूचनाओं के पहुंचने की शैली को लेकर है, नितिन जी, उसके बारे में आप तक मैं आते हुए ये बात जोड़ना चाहूंगा कि अब बहुत सारे टीवी चैनल भी सोशल मीडिया पर हैं। तो आप देखते हैं जो थंबनेल होता है ना, जैसे मोदी ने हिला दिया या उन्होंने ऐसी बात कही कि वो मतलब मुझे उसको पढ़ के हंसी भी आ रही होती है, लेकिन सारे लगभग इसी प्रकार के हैं। और बड़े प्रतिष्ठित जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उनके भी जो थंबनेल होते हैं वो इसी नेचर के होते हैं कि भौचाल आ गया, या
सारी दुनिया चौंक गई या ये, और बल्कि वो उसमें समुदाय विशेष को लेकर भी कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो उसके पूरे कथन से कहीं लेना देना नहीं होती। तो गोविंद जी प्रस्तुति की बात कर रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि वो तनाव को बढ़ाने वाला होता है वगैरह, आप तो आप दोनों तरफ से बताएँ कि एक्चुअली लेट मी आल्सो ऐड, मुझे खुद कभी-कभी बड़ी इरिटेशन हो रही होती है कि वो जिस तरह की प्रस्तुति कह रहा है, या ये बल्कि वो जब आपको बिठाता है तो जैसे कोई तांगे में आप बैठ गए होते थे पहले ज़माने में, तो वो जिस तरह से हाँक रहा है उसको चाबुक लगा के, तो ये लोग अपना जो एक मत है विशेष विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ, उसको इतना उछाल-उछाल कर आप तक पहुँचा रहे होते हैं, आप उसमें ढूँढ रहे हो तो सूचना कहाँ है? सूचना क्या है? उसके इतर ये हो जाता है कि इससे भारत के ऊपर ये प्रभाव हुआ, भारत की छवि ये हो गई, या अमुक देश में इस प्रकार का हो गया, अमेरिका में ये हो गया, जिसका तथ्यों से लेना देना कम होता है। तो आप बताएं ये स्थिति मतलब कैसे एक दर्शक या पाठक को प्रभावित करती है, और उसके लिए कुछ सुझाव होगी वो अपनी जो सैनिटी है वो बचाए रखे। आई थिंक सबसे पहले तो जो कोई भी दर्शक या पाठक है, उसको हर वो चीज़ जो उसे क्लिक बेट कर रही है, उससे बचना पड़ेगा। बिकॉज़ 90% इट इज़ अबाउट कैचिंग यू। आपको ऐसा एक क्लिक बेट सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाए कि आप वो सुनने के लिए या देखने के लिए मजबूर कर दिए जाएँ। और अगर हम अपने आप को अपनी सैनिटी को बचा के रखना चाहते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए काउंसलिंग में, जिनकी मेंटल स्टेट को न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और उनको बहुत हेल्प मिली जब मैंने उनसे कहा कि आप न्यूज़ सुनना बंद कर दीजिए। तो बहुत सारे जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, जैसे पहले मेरे फादर को या हम लोग देखते थे, एक ट्रेंड होता था कि घर में स्पेशली जो मेल्स होते थे, वो पूरे दिन न्यूज़ सुन सकते थे अगर छुट्टी का दिन होता था। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमको यही सीखना पड़ेगा हुँ, कि अब न्यूज़ देखने की जगह शायद हमको न्यूज़ की क्लिपिंग्स पढ़ लेना सही रहेगा, कि हम किसी एक न्यूज़ वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे न्यूज़ की क्लिपिंग्स देखें। और उसके बाद हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा उन एंकर्स के लिए जो आवेग से भरे हुए नहीं हैं, जो चिल्ला नहीं रहे हैं, जो आराम से 2 पर्सपेक्टिव्स को हमारे सामने प्रेज़ेंट कर सकता है। क्योंकि आजकल तो कमर्शियल इरा में हालात ये हो रहे हैं कि वो जानबूझकर स्टेज्ड ड्रामा तक हो रहा है डिबेट्स में, कि वो 2 ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको पता होता है उनको कि ये आपस में लड़ेंगे, और वो आपस में उनके लड़ने को ही एन्जॉय कराना चाहते हैं एक्चुअली। बट इट इज़ सेटिंग अ वेरी बैड ट्रेंड। द पॉइंट इज़ अ, हम जो एक कल्चर देखना चाहते थे घर में भी और हमारे समाज में भी, वो ये देखना चाहते थे कि आप मुझसे एकदम विपरीत सोच के साथ हो, तब भी मैं आपकी सोच का आदर करके आपकी सोच के विरुद्ध बोलूँगा, आपके विरुद्ध नहीं बोलूँगा। पर यहाँ तो हम पर्सन पे अटैक करते हैं, उसके थॉट के अगेंस्ट बात नहीं करते। We have to literally condemn and boycott all those stores जहां पर अटैक पर्सनल हो रहे हो, जहां अटैक वल्गर हो रहे हो, और जो क्लिक बेट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो अपनी सैनिटी के लिए जरूरी है, और अपने कल्चर को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के प्रोग्राम से दूरी बनाएं। और न्यूज़ अगर पढ़नी है, जैसे अगर आप देखें जो न्यू जनरेशन है, वो न्यूज़ से पूरी तरह हट चुकी है आज की तारीख में। वो न्यूज़ नहीं देखती है, वो शोज़ नहीं देखती है। वो मैक्सिमम यूट्यूब पे जाकर अपनी मर्ज़ी का कुछ भी कंटेंट देखती है, जहाँ वो जब चाहती है उसको फॉरवर्ड करके या छोड़ सकती है। तो ये आने वाले टाइम में शायद न्यूज़ बिल्कुल। सो नितिन जी, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नई जनरेशन जो है वो न्यूज़ कम देख रही है। गोविंद जी, शायद ये भी कहीं न कहीं दबाव रहता होगा कि वो सोचते हैं कुछ ऐसा फेंको, जैसे क्लिकबैट वर्ड का यूज़ इन्होंने बार-बार किया है। तो जैसे मछली पकड़ने के लिए वो काँटा डालते हैं उस प्रकार का, कि ऐसा फेंको कि ये हमारे पास आ जाएँगे। और कहीं न कहीं समाचार है या जो कुछ भी है संसार में, ऐसा लगता है कि बाज़ार जो है वो हावी हो जाता है घूम फिर के। तो अगर उन्हें लगता है कि इस प्रकार से सफलता मिलेगी, और मुझे ये कहने में थोड़ा-सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं पर ये चर्चा पहले भी अलग ढंग से कर चुका हूँ। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट जो यूट्यूब पर हैं, वो इतने अधिक प्रसिद्ध हैं
पर उनकी भाषा ऐसी है जो गैर संसदीय भाषा के कई छलांगे लगा के बहुत दूर निकल गई है, पर वो हैं प्रसिद्ध। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि कई अच्छे भी हैं जो सराहे जा रहे हैं, उनको पसंद किया जा रहा है। पर ये जो दबाव है गोविंद जी की किसी भी तरह से लोगों को अपनी ओर खींचो, इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। इसका एक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से, कला, कौशल विकसित करने की दृष्टि से सम्मान भी किया जाना चाहिए कि भाई हाँ, ये आवश्यकता है। लेकिन फिर भी एक संतुलन होना चाहिए। तो वो लाइन कौन बनाएगा? ये कोई संपादक समझा सकता है? आपको क्या लगता है? जैसे हम टेलीविज़न की बात कर लेते हैं, इन जनरल अधिकतर इसी प्रकार का लग रहा है कि आपको लगता है ये पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि इस बात में सत्य नहीं हो सकता। जैसे समझो इस तरह का ऊपर लिख देंगे कि एक देश खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। वो बाद में ये कह रहे हैं कि वो अटैक कर देगा, किया भी नहीं है अभी तक, लेकिन वो हेडलाइन ऐसी बना देंगे तो फिर आप उसको देखने लगे। तो इसमें किसका ये समझिए कि उत्तरदायित्व है कि पहले तो संतुलित होना चाहिए, उसको समझे और फिर उसको लागू करे। आप मोटा-मोटी क्या सोचते हैं? अशोक जी, हालत ये है कि जैसे फ़िल्मों के बारे में हम ये कहते हैं कि फ़िल्में जो समाज में हो रहा है, जो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, फ़िल्में उसका एक उसको दिग्दर्शित करती है। और दूसरी तरफ ये भी करते हैं कि जो फ़िल्में दिखाती है, सोसाइटी उसको अमल में लाती है। तो दोनों बातें एक दूसरे से पूरक सी मानी जाती है कि आइदर ऑफ दिस वे और दैट वे। लगभग वही स्थिति समाचारों के संबंध में है। आप ये देखेंगे कि जो समाचार जो पर्टिकुलर एक दिशा विशेष के लिए जाते जा रहे हैं, जो अत्यंत रोचकता, जो उनके शब्दों में रोचकता है और हमारे शब्दों में वो एक तरह से मानसिक दबाव और तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां हैं। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि उनकी व्यूअरशिप और दूसरे चैनल्स की बजाय जो बहुत सौम्य चैनल्स हैं, हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा है उनकी व्यूअरशिप। तो उनकी व्यूअरशिप को अगर देखते हुए लगता है तो लोग, हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जब जिनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, इसका मतलब लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि वो इतनी अपनी रोचकता को इस हद तक बढ़ाते जा रहे हैं कि लोग मजबूर हैं उनको देखने के लिए। ये एक तो ये प्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करें, और दूसरा एक पक्ष ये भी है कि जो रोचक हेडिंग्स के साथ में जब चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, चाहे वो टेलीविज़न पर हो, सोशल मीडिया पर हो या प्रिंट मीडिया में हो, तो आप और हम सब देखेंगे कि तत्काल उसके ऊपर नज़र जाती है और नज़र जाने के बाद उसको पढ़ने की चेष्टा हमारी और आपकी भी होती है। तो वो भी हम उसके लिए उनको एकमात्र उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। और एक अगर दूसरे तथ्य की अगर मैं बात करूँ, जो अभी नितिन जी ने चर्चा की, कि कई सारे टीवी चैनल्स पर जब बहस होती है तो लिटरली वो वही है जो कभी नवाब जब मुर्गे लड़ाया करते थे ना, वो लगभग एक तरह से ऐसे टॉपिक्स दे दिए गए उनको, और उस टॉपिक्स में जितनी उत्तेजना बढ़ेगी, जितनी चिल्लाहट बढ़ती जाएगी, आप जितने बड़े नेशनल चैनल्स हैं, और मैं केवल इंडियन चैनल्स की बात नहीं कर रहा बल्कि आपके यूएस चैनल्स को भी देखें या यूरोपियन चैनल्स को भी देखें, तो लगभग सभी जगह यही स्थिति है। तो सौम्यता का अभाव वो हमारी सोसाइटी का एक तरह से एक स्वरूप बनता जा रहा है। शायद ये आक्रोश अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्ति एक सामान्य परंपरा बनती जा रही है। मेरी ख्याल है मनोवैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती सिद्ध होगी कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ, जब हम दिन रात इस तरह के आक्रोश को देखेंगे, दिन रात ऐसे जुझारू और ऐसे लड़ने वाली स्थितियों को देखेंगे, तो शायद दर्शकों के मन पर भी इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा, ऐसे कई सर्वेक्षण हुए हैं जिनमें बच्चों को ऐसी फिल्में दिखाई गई जो बहुत सौम्य थी, तो बच्चों का व्यवहार बहुत सौम्यतापूर्ण रहा, और कुछ ऐसी फिल्में दिखाई गई जो बहुत हिंसक थी, जो बहुत वल्गर थी। बच्चों का उसके ऊपर सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ा, और फिल्म देखने के तुरंत बाद उनमें वो परिस्थितियाँ देखने को मिली। तो ये जब हम दिन भर ऐसे तनाव के मुद्रा में लड़ते हुए पॉलिटिशियंस को वहाँ देखते हैं, जब एंकर्स को चिल्ला-पो करते हुए वहाँ देखते हैं, बहुत तनावपूर्ण स्थितियाँ, जब और कई बार ऐसी स्थिति में जहाँ ज़रूरत नहीं होती, तो भी वो दौड़ते हुए रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, छोटे-मोटे प्रदर्शन पर भी। अब लाठीचार्ज होने को है, लाठीचार्ज हो नहीं रहा, लेकिन वो शब्दों में लाठीचार्ज तब तक कर चुके होते हैं, शब्दों में तो गोलियाँ चलवा चुके होते हैं तब तक। और कई बार पराकाष्ठा उनकी इस हद तक आगे पहुँच जाती है कि कोई मामूली सी ट्रेन दुर्घटना, मुझे ऐसे कई सारे उदाहरण याद हैं, जब एक देर रात को कोई ट्रेन दुर्घटना हुई और सुबह अखबारों में छपने को मिला सैकड़ों हताहत। अब आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि जिनके परिजन उस ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे, जब सुबह उन्होंने खबर पढ़ी होगी, तो उनके मन में कितना तनाव उत्पन्न हुआ होगा कि हमारे परिजनों के क्या हालात रहे होंगे,
जब सैकड़ों लोग हताहत हुए तो हो सकता है उनकी क्या परिस्थिति रही होगी। और बाद में पता लगा कि मौत की संख्या केवल 3 थी, बाकी कुछ घायल थे। लेकिन इस तो तरह के जो तथ्यों के अभाव में केवल रोचकता लाने के लिए जब इस तरह के हेडिंग्स परोस दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज के लिए तनाव का कारण बनते हैं। तनाव की बात को लेते हुए निधि जी, आपके पास मैं ये बात साथ में जोड़कर आना चाह रहा हूं कि अतिशयोक्ति एक शब्द होता है हिंदी में, एग्जाजरेशन। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाता हूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका की यात्रा करके गए, अच्छी यात्रा रही थी, सफल रहा था उनका यहाँ पर आना इत्यादि। लेकिन मैं देखता हूँ कई चैनल इस प्रकार से उसको महिमा मंडित करने के लिए, उनको महामानव के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ बातों का इधर, जैसे कि मैं ऐसे बोलचाल में ले रहा हूँ, एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं थे, जैसे उन्होंने अमेरिका को पूरी तरह हरा दिया या बाइडेन को उन्होंने नीचा दिखा दिया, इस प्रकार अलग तरह के शब्दों में अ, और एक आत्म स्वाभिमान कह दीजिए या आत्मसम्मान कह दीजिए, वो अपनी जगह पर जो मैं कह रहा हूँ ये अतिशयोक्ति है, दैट इज एग्जैजरेशन मेनी टाइम। बट इसका कंट्रास्ट भी है। अगर उन्होंने अच्छा भी किया है तो जिनको क्रिटिसाइज करना है वो उस लेवल पर जाके क्रिटिसाइज करेंगे जो सत्य से कोई लेना देना है नहीं। तो अब क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि ये मनुष्य मुख खोलेगा तो इसके मुख से कैसी बात आने वाली है, तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है सूचना कहाँ है इसमें। सो ये एक बड़ा चैलेंज है आम लोगों के लिए। पहले तो उनका बैलेंस परसेप्शन मेंटेन रहे, उसके बाद वो इसमें से सूचनाएं छान छान के ऐसी लें जो कि उनको ठीक ठीक दृश्य बता रही हो। इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है, नितिन जी क्या सोचते हैं आप? जब तक मीडिया कमर्शियलाइज्ड है, मुझे नहीं लगता कि हम मीडिया से ही उम्मीद कर सकते हैं कि मीडिया न्यूट्रल होके और हमको एक्चुअल में मीडिया का रोल क्या था? मीडिया का रोल था फैक्ट्स हम तक पहुंचाना और उस फैक्ट का एनालिसिस करना। मीडिया वाज नॉट सपोज्ड टू बी राइट साइड एट द राइट साइड और द एट द लेफ्ट साइड। मीडिया वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी एट नो साइड। वो न्यूट्रल होना चाहिए था, उसको केवल फैक्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए थे और फैक्ट्स का एनालिसिस करके हमको दे देना चाहिए था, ताकि हम आम लोग अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सके। पर कमर्शियलाइजेशन के दौर में जहां पर टीआरपी सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना आप अपना चैनल चला ही नहीं पाएंगे, वहां पे हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मीडिया टीआरपी के पीछे नहीं भागेगा, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट तो टीआरपी से मिलना है। मुझे लगता है अब इसकी जिम्मेदारी जो कि द कमिंग जनरेशन इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको अपने आप लेनी पड़ेगी कि हमको अपने ही मेंटल फिल्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे कि हम, जैसे आज की तारीख में लोग बाग एक न्यूज को 2 या 3 जगह जाके वेरीफाई करने लगे हैं। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ फेल होने लगी है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आने वाली बहुत सारी चीजों को, कितनी बार ऐसा ही हुआ कि कोई न्यूज आई मेरे पास तो मैंने पकड़ लिया कि ये न्यूज सही नहीं है, मैंने अपने किसी मित्र को भेजा तो उन्होंने पकड़ लिया कि ये न्यूज सही नहीं है। तो अब धीरे 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 वो एक अवेयरनेस आ रही है कि मीडिया जो दिखा रहा है वो सब सही हो, ये जरूरी नहीं है। मुझे लगता है इसी अवेयरनेस लेवल को और बढ़ाने की जरूरत है, और जो मीडिया के साइड इफेक्ट है उसी को हम पॉजिटिव इफेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, कि मैं एक चैनल से न्यूज लेकर उसे दूसरे तीसरे चौथे के साथ वेरीफाई करना स्टार्ट कर दूं। तो मुझे एक चैनल देखने के लिए अगर मैं 4 चैनल देखूंगा तो फिर मैं मीन मीडियन मोड के हिसाब से जो दी ट्रूथ है उसे छानकर मुझे खुद ही बाहर लाना पड़ेगा। मीडिया से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मीडिया मुझको ट्रूथ परोसेगी। गोविंद जी, मैं थोड़ा सा बैक बैक जाता हूँ, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से। इतिहास मतलब हमारा और आपका। जब हम लोग स्टूडेंट थे, नए नए निकले थे या नई नई नौकरी थी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे तो एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू और इस प्रकार की पुस्तकें आती थी जो पढ़ते थे और नोट करते थे कि फला जगह पर क्या है वगैरह। अब इंस्टेंटली समाचार सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, गूगल पे जाके आप देख लोगे वगैरह। तो ये जो सूचना क्रांति है, इसके साथ साथ कई प्रकार की भ्रांति जो है उसमें अपने भीतर की बनी रहे शांति, मुझे राइम पकड़ने लगे। तो वो बनाए रख के आप ये चुनौती का सामना करने की बजाय कई लोग ऐसे सोचते हैं कि समाचारों की तरफ ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये हमारे अंदर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करते हैं, और क्योंकि प्रस्तुति भी एक कारण।
अब जो मेरा प्रश्न है, एक तरफ हम चाहते भी हैं कि जागरूकता रहे कि हमारे संसार में क्या हो रहा है, प्रजातांत्रिक प्रणाली भी ये माँग करती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या हो रहा है। लेकिन एक बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो या तो समाचारों की प्रस्तुति के कारण या कई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये कहते हैं कि आप सुबह-सुबह समाचार में मत जाओ। नितिन जी भी कहते होंगे कई लोगों को शायद। तो आप इसका ये जो एक संतुलन हो ना हमारे जीवन में कि हमें सूचनाओं अवेयरनेस भी रहे और लेकिन एक अपनी जो इनर हार्मनी है वो बाधित नहीं हो, ये भी एक चुनौती है। आप इस संतुलन को अपने जीवन में कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी सूचनाओं से, समाचारों से घिरे रहते हैं। जी। व्यक्ति को स्वयं विवेकशील होना पड़ेगा। उसको विवेकपूर्ण तरीके से 1, 2, 3 नहीं कई सारे जगह से अपनी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना पड़ेगा, सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ेगा और सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद जितने भी अपने डाउट्स हैं वो सब क्लेरिफाई करने पड़ेंगे। अगर मैं सूचना की परिभाषा को, समाचार की परिभाषा को अगर हम बताते हैं, तो हम उस समय एक जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि सूचनाएं सृजित करना, समाचारों का काम है सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट इन्फॉर्मेशंस प्लस टू क्रिएट टू क्लेरिफाई डाउट्स, कि जितने डाउट्स किसी के मन में हो सकते हैं उन संदेहों का निवारण भी करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे चैनल्स या समाचारों के कोई भी माध्यम हो, वो कई तरह के डाउट्स बल्कि क्रिएट कर देते हैं, जो उनको क्लेरिफाई करने चाहिए उसकी जगह वो क्रिएट कर देते हैं। मेरा मानना है कि अगर, और ये हर सब जगह है, सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो अगर आज आपका ये प्रोग्राम अपना एक अच्छी सी टीआरपी लेके चलता है, लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर धारा लेकर के चल पड़े, जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ किसी ने धारा ले ली प्रधानमंत्री के तो जबरदस्त समर्थन की, प्रधानमंत्री के समर्थक सारे उसको चैनल्स को लगातार उसी एक एक को सुनते जा रहे हैं और उसकी टीआरपी अपने तरीके से रीच पीक पर जाती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी ने ले लिया कि सत्ताधारी दल की आलोचना ही आलोचना करनी है, आप देखेंगे कि उनकी टीआरपी और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मतलब वो एक अजीब सी स्थिति हो गई। अब अगर एक कोई भी अगर कोई नया यूट्यूबर है, कोई नया चैनल है, तो वो ये सोचेगा कि मुझे भी एक धारा लेनी पड़ेगी। तो जो हम निष्पक्षता की बात सोच के चल रहे हैं, वो निष्पक्षता वहीं पहले स्टेप पर, पहली सीढ़ी के ऊपर ही धाराशायी हो जाती है। जब उसको लगता है कि अगर मैंने निरपेक्ष भाव से मैं समाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो शायद उसको वो सामान्य दर्शक ही देख पाएंगे। लेकिन आज व्यक्ति खुद अतिवादी हो चुके हैं, तो शायद हमें उस अतिवाद से बचने की ज़रूरत है, एक विवेकशीलता की ज़रूरत है। और अगर विवेकशील तरीके से हम अलग-अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करने के बाद फिर हम खुद अपना कोई निर्णय, अपनी कोई ओपिनियन बनाएंगे, तो शायद हम विवेकशील तभी कहलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी स्थितियां कम उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति के ऊपर वो चाहे टेलीविजन के प्रभाव से हो, चाहे सोशल मीडिया के प्रभाव से हो, उसका इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट को वो इन सूचनाओं को सत्य मान लेता है और सत्य मानने के बाद फिर उसकी एक ओपिनियन अपनी बन जाती है और उस ओपिनियन पर फिर वो रिजिड हो जाता है। मैंने अगर एक अपनी ओपिनियन बना ली, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर रिजिड हूँ, वो भी एक गलत चीज़ हो जाती है। अगर ज़रूरत इस बात की है कि विवेकशीलता सदैव कायम रहे। ये सब चीज़ें वस्तुगत है। एक बात, एक व्यक्ति एक निर्णय बहुत अच्छा भी कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति एक निर्णय थोड़ा कम अच्छा भी कर सकता है, वो थोड़ा खराब भी हो सकता है वो निर्णय। तो ये एक सहनशीलता की क्षमता और विवेकशीलता की क्षमता, प्रधानमंत्री की यूएस विजिट, उसने बहुत कुछ उपलब्धियां अर्जित भी की होगी और बहुत सारी कुछ चीजें हो सकती है जो और भी ज्यादा अर्जित की जा सकती होंगी। लेकिन एक विवेकशीलता के साथ सोचेंगे तो उसको एक व्यक्ति संतुलित अवस्था में रहेगा। लेकिन अगर हम अतिवाद की दृष्टि से देखेंगे तो फिर यही कहेंगे प्रधानमंत्री ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, पहली बार प्रधानमंत्री ने ये जाकर के किया। और दूसरी तरफ कहेंगे कि नहीं नहीं, इससे पहले तो इतने प्रधानमंत्री जा चुके थे, नेहरू जी गए तब ये गया, जी, वो इंदिरा जी। ये एक और एंगल मुझे ऐसा ख्याल आता है और ये विषय कई सारे द्वार खोलता है, लेकिन एक की तरफ मैं विशेष करके जाना चाहूँगा। मैं न्यूयॉर्क में बैठे हुए यहाँ भी देख रहा हूँ, भारत में भी, और आप भारत की राजधानी की तरफ से जाते हैं तो मुख्यमंत्री का जेल में जाना, जेल में रह के अपना मुख्यमंत्री का स्वरूप बनाए रखना, हालाँकि अब उन्होंने छोड़ दिया है। पर नितिन जी, क्या है जब समाचारों में लगातार ये रहता है और उनके ऊपर कोई भी हो, मैं केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जो कोई नेता इस प्रकार के संदेह के घेरे में आता है भ्रष्टाचार के रूप में, तो जनता के पास में कोई ऐसा तो चश्मा है नहीं जिसे पता लगे कि ये आरोप एकदम सही है या ये आरोप गलत है, पता नहीं है कुछ। अब
जो समाचार है वो उसको लेके उछालते रहते हैं। जी, इसी तरह की स्थिति अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अमेरिका, न्यूयॉर्क में भी हमारे मेयर जो हैं, उनको किसी भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी बना दिया गया है। अब वो भी केस चलेगा यहाँ भी। पर जो जनता है उसके लिए उन्होंने पहले उसको चुना होता है, बहुत सारे वोट देके, तो उनके मन में होता है कि यार हमने तो अपना आदमी माना हुआ था, लेकिन अब वो गलत है तो गलत भी है कानून की दृष्टि से। तो ये एक और ऊहापोह सी स्थिति हो जाती है। ये कुछ लोगों को एक एक्स्ट्रा टेंशन तब दे देती है जब वो उसको पर्सनली भी जानते होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको लगता था यार ये ठीक आदमी था। मतलब तो ये जो स्थिति अब इसका मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हो कि भाई आपका संतुलन बना रहे कि भाई, और इसमें ये भी स्पष्ट बात है कि समाचार पत्रों को या टीवी चैनल को खुद पूरा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए पकड़ लिया कि ये तो भ्रष्टाचारी है ही है। कुछ ने पकड़ लिया कि नहीं ये तो निर्दोष है, ये तो राजनीतिक कारणों से इनको फंसा दिया गया। तो ये एक बड़ा एक तनाव वहां से भी मतलब संभावित जन लेता है। नितिन जी उसको कैसे हैंडल करें? मुझे लगता है ये वी आर कॉपीइंग इट फ्रॉम द वेस्ट, बिकॉज जैसे पहले 60s एंड 70s में बात चली थी जुडिशियल एक्टिविज्म की, आज की तारीख में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मीडिया एक्टिविज्म है। और ट्रायल बाय द मीडिया जो है वो एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, जिस पे बहुत सारी बात तो कोर्ट्स ने इवन डायरेक्टली बोला है। कई बार कोर्ट मजबूर हो जाती हैं मीडिया ट्रायल को फॉलो करने के लिए, भले ही वो माने या नहीं माने, पर वो परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि कोर्ट्स भी इन्फ्लुएंस होने लगते हैं जस्ट बाय द मीडिया ट्रायल। और अभी हम इसे इसे तो फर्स्ट हैंड देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे आसपास ही, कि अचानक आप मीडिया ट्रायल से एक ऐसी हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि आप सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। क्योंकि एक्यूजेशन जो जस्टिस है वो है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और जो मीडिया है वो यू आर गिल्टी द मोमेंट यू आर एक्यूज्ड। तो आई थिंक सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ये है कि मीडिया नेवर लेट्स यू बेल द कैट। मीडिया का कहना है कि हम पर कोई रेगुलेशन मत लाइए, हम खुद को खुद रेगुलेट करेंगे। तो शायद हो सकता है आने वाले 50 साल में हम ऐसा देखें कि मीडिया 50 साल रेगुलेट में हो। मैं रहने वाला बिकॉज जब नहीं मैं हूँ भैया। आपका पता नहीं है। नहीं, अभी तो कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं, क्योंकि जो सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशंस का मैं इतिहास पढ़ रहा था, तो अमेरिका में जब स्टिंग ऑपरेशंस की बाढ़ आई तो अमेरिकन कोर्ट्स को बाकायदा रूल बनाना पड़ा वहां पे कि यू कैन नॉट करप्ट अ पर्सन एंड ट्रैप अ पर्सन एंड कॉल द पर्सन करप्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जबरदस्ती जाए किसी व्यक्ति को पैसा देते रहे, लालच देते रहे, और एक दिन उसने लालच पकड़ लिया तो कहा आप हमने स्टिंग कर दिया उसका। तो ये सारी की सारा जो अ, विकृतियां हैं, मुझे लगता है आप जहां बैठे हैं ना, ये देश जिम्मेदार तो है मैं आधी से ज्यादा इन विकृतियों को जन्म करने के लिए। मैं फिलहाल के लिए बिना उत्तेजित हुए आप जो एक श्रेय दे रहे हैं अमेरिका को या यूरोपीय देशों को, उसको मैं लिखे साइड में रख लेता हूँ। स्पेशली जिसको अमेरिका, ठीक आई लगे गेस। वो रख के, नहीं तो नहीं रखे। पर समय जो है वो ये मांग कर रहा है कि हम समापन की तरफ बढ़े, और गोविंद जी को कि हम कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के रूप में भी जानते हैं, तो बहुत संक्षेप में आपको लगता है कि सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है गोविंद जी, और कोई इस तरह की नीतियां बनाकर इसको रेगुलेट किया जा सकता है कि भाई प्रस्तुति कैसी होगी? सर, अब तक जिस जिस सरकार ने कोशिश की है मीडिया को रेगुलेट करने की, उन्होंने मात खाई है। भारत सरकार ने केबल रेगुलेटिंग एक्ट अभी पिछले दिनों आया, वो सब पेंडिंग डाल दिया गया। राजस्थान सरकार ने एक बिल पे ऐसा इसी तरह के लेकर के आई, पूरे 5 साल विरोध होता रहा और अंतिम स्वरूप में उसको विड्रॉ कर दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण दुनिया के कई राष्ट्रों के सामने मौजूद है। जब मीडिया को जहाँ रेगुलेट करने की कोशिश की गई वहाँ उनको मुश्किलात पैदा हुई, कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ करके। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि मीडिया को सेल्फ रेगुलेटरी अपनी अथॉरिटीज़ की तरफ गंभीरता से खुद को चिंतन करना पड़ेगा, अन्यथा मीडिया की विश्वसनीयता निरंतर और ख़त्म होती जाएगी। और मीडिया की खत्म होती विश्वसनीयता न केवल मीडिया के लिए खतरनाक है, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए भी कुल मिलाकर के खतरनाक सिद्ध हो सकती है। बहुत ही अच्छा आपने बताया। विवेकशीलता जो शब्द है वो भी एक मंत्र की तरह आपने बार बार वो हम तक पहुंचाया, और मुझे लगता है हमें नितिन जी के अनुसार भी विवेकशील होना चाहिए कि कैसे न्यूज हम
कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कालखंड से हम गुजर रहे हैं, तो जागरूक रहे बिना हम अपने और अपने समाज, राष्ट्र, बल्कि मैं कहूँगा संसार के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। तो जागरूकता बढ़ाने के दिशा में हमने एक छोटा-सा जो ये कार्यक्रम कार्यक्रम सार्थक चर्चा का किया नितिन जी और गोविंद जी की, उसके लिए सराहना करते हुए आप हमारे साथ जुड़े, आपका आभार। नमस्कार। धन्यवाद।